बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना अटके इंग्लिश कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। गाइस, इस तरह के कई सवाल आपके मन में आते हैं। कई सब्सक्राइबर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए कि किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखी जाए। और दूसरा ये पॉइंट है कि कई सब्सक्राइबर्स ये भी कहते हैं कि सर आपका सफर क्या है, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, हमें ये बताइए। तो गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। यहां पर कोई हवा हवाई बातें नहीं होंगी कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो रियलिस्टिक नहीं है। जो भी है वो रियलिस्टिक होगा, आप कर सकते हैं और अगर आप करेंगे तो आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। गाइस, 14 साल पहले 14 इयर्स अगो जब मैंने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की थी, कई इंस्टीट्यूट्स के बैनर्स में देखता था 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में इंग्लिश बोलना सीखें। और कई लोग तो ये कहते थे कि आपको इंग्लिश में सोचना होगा तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन कोई कभी ये नहीं बता पाया कि इंग्लिश में सोचना कैसे है। आज 14 साल के बाद भी चीजें बिल्कुल नहीं बदली हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐसे ऐप्स की भरमार है जो आपसे कहते हैं कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में आप इंग्लिश बोलना सीखिए। ऐसे इंस्टीट्यूट्स की भी भरमार है जहां पर इस तरह के कोटेशंस, इस तरह के बैनर्स आप वहां पर देखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? What is the reality? When it comes to reality, वो भी जानते हैं और आपका दिल भी जानता है कि सच क्या है। Guys, even after 14 years of my experience, having taught 10,000 plus students offline in my career and having had millions of viewers online learning English, if I can't say that I'm 100% in English vocabulary, do you really think to be 100% in vocabulary, grammar or anything for that matter is the only key to become fluent in English? No guys, it's not. अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप इंग्लिश ग्रामर पे 100% पकड़ बना लें, उसके बाद ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये कहता है कि 100% वोकैबुलरी आप इंप्रूव कर लें तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ये भी गलत है। डेली यूज के 1 मिलियन सेंटेंसेस आप रट लीजिए तो इंग्लिश बोल पाएंगे, ये भी सही नहीं है। और अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको इंग्लिश में सोचना होगा फिर ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। गाइस, जिस तरह से एक 3 साल का छोटा बच्चा लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, उसे अपनी लैंग्वेज की ग्रामर का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मम्मी पापा के एक्शन और रिएक्शन को देख देख कर उनके एक्सप्रेशंस को समझते हुए और जो वर्ड्स और सेंटेंसेस मम्मी पापा यूज कर रहे हैं या आस पड़ोस के लोग किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वो उनको देख देख कर ऑब्जर्व करता है, सुन सुन कर ऑब्जर्व करता है और फिर वो उस लैंग्वेज पे अपनी कमांड बना लेता है। ठीक उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर पे बहुत अच्छे हो जाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी को इंप्रूव करके आप अपनी लैंग्वेज को और स्मूथ कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर या वोकैबुलरी पे 100% होना जरूरी है। गाइस, दिसंबर 2004 की बात है। मैं एक शॉप में खड़ा था और एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने इंग्लिश में फोन पे बात करते हुए आए, खड़े हो गए और इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो इतनी इफेक्टिव इंग्लिश बोल रहे थे, इतने फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे थे कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। जब उन्होंने फोन काटा तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहां सीखी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, आप भी वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ अंकल, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे गाइड करिए, मुझे कुछ टिप्स बताइए कि मैं किस तरह से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं, किस तरह से मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। गाइस, उस दिन जो बातें उन्होंने मुझे बताई और जो टिप्स उन्होंने मुझे दी, सही मायने में उसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। आज मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब इन्हीं बातों में छिपे हैं। गाइस, आज 14 साल बाद मुझे उनका चेहरा भी ढंग से याद नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कहां है, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया, लेकिन जो वर्ड्स और जो टिप्स उन्होंने मुझे बताई थी, जिन्होंने मेरे जीवन को एक परिवर्तन दिया, मैं उन वर्ड्स को कभी अपनी यादों से भुला नहीं सकता। ठीक इसी तरह से आज से 14 साल बाद या कुछ सालों के बाद मैं आपको याद रहूं या ना रहूं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जितना सीरियसली मैंने उन टिप्स को फॉलो किया, उतना सीरियसली अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस वीडियो पे एक बार फिर से आएंगे 3 महीने बाद, 5 महीने बाद या 1 साल के बाद और बताएंगे कि आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। गाइस, उनके साथ भी बातचीत को गहराई से समझने के लिए और उन हालातों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। 2002 में जब मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून से 3 साल का डिप्लोमा किया,
पॉलिटेक्निक से, 3 साल का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं बीटेक करना चाहता था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बीटेक कर पाता। इसलिए मैं नौकरी करने के लिए देहरादून से दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने अपने क्लासमेट, पॉलिटेक्निक के क्लासमेट गोपाल सकलानी के साथ रूम शेयर किया, उसके साथ रहने लगा और जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा पैलेस, महारानी बाग, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, रोहिणी, कई जगहों पे मैंने जॉब की तलाश की, कई कंपनीज के इंटरव्यूज दिए और फाइनली जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ वहां 2800 रुपीज सैलरी थी। 2800 रुपए की उस नौकरी में भी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि आपको ओवर टाइम करना है, 10 घंटे की नौकरी करनी है और पैकिंग की नौकरी थी। आप खड़े रहते थे, 10 घंटे तक आपको खड़े रहना है। बीच बीच में आपको 15 मिनट के बाद ब्रेक मिलता था, लेकिन आपको खड़े होकर के पैकिंग का काम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की पैकिंग होती थी, इक्विपमेंट्स की पैकिंग होती थी, उन सब की पैकिंग करते थे और माहौल इस तरह का नहीं था कि वहां पर मैं इंग्लिश सीख पाता। एक दिन मेरे रूम पार्टनर गोपाल सकलानी का एक दोस्त हमारे रूम में आया। संडे का दिन था, ऑफिस की छुट्टी थी, हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे और पहली बार मुझे उस दिन पता चला कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं गुड़गांव में, नोएडा में या कई और एरियाज में भी हैं, जैसे चंडीगढ़ में है, बेंगलुरु में है, तो कई जगह पे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं। आप ब्रिटिशर से, अमेरिकन से, ऑस्ट्रेलियन से फोन पे बात करते हैं, उन कस्टमर्स को आप हैंडल करते हैं। इनबाउंड या आउटबाउंड प्रोसेसेस होते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉल सेंटर की नौकरी में 8000 रुपीज की सैलरी थी फ्रेशर्स के लिए, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन वहां पर जो क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया ये था कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं ये सोचने लगा कि अगर किसी तरह से मुझे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाए तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ जाने से मुझे 2 फायदे होंगे। एक तरफ तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकूंगा, अच्छा पहन सकूंगा, खा सकूंगा और फैमिली को भी कुछ भेज सकूंगा, और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूंगा, जो कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इनकम्प्लीट रह गई थी। लेकिन मैं ये जानता था कि ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी और जिन लोगों से मेरा कंपटीशन था वो इंग्लिश में ऑलरेडी फ्लुएंट थे। लेकिन चूंकि मैंने ठान लिया था तो वहीं से शुरुआत हुई इंग्लिश सीखने के मेरे सफर की। गाइस, उसी दिन इवनिंग में मैं मार्केट गया, मार्केट से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक बुक लेके आया। चैप्टर 1 से मैंने शुरू किया। ग्रामर के सभी रूल्स, डेली यूज सेंटेंसेस को मैं याद करता था। जब भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ में उसका यूज भी करने लगा। लेकिन कई महीनों तक ऐसा करने के बाद, 2 या 3 महीने मैंने ऐसा किया। मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले तक मैं पढ़ता था, ऑफिस से आने के बाद इवनिंग में मैं पढ़ता था जब तक कि मैं सो ना जाऊं। लेकिन कई बार मैंने महसूस किया कि मैं अपने पार्टनर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि रात में मैं थोड़ा लेट तक पढूं, लेकिन लाइट ऑन नहीं रख सकता था क्योंकि पार्टनर को सोना होता था। मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी उठ करके पढ़ना चाहूं तो उसमें भी डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि लाइट ऑन करूंगा तो पार्टनर डिस्टर्ब होगा। तो मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं अपना रूम चेंज करूंगा, अकेले रहूंगा, जहां पर कि मैं जब तक चाहूं पढ़ सकूं। लेकिन इसमें भी कई चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था, मेरे पास अपना खुद का बेड नहीं था, अपने खुद के बर्तन नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि आज मुझे ये चांस लेना है। जॉब भी छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि 2-3 महीने मैं अपने आप को दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, एक रूम ले लूंगा सेपरेट, वहां बैठूंगा और दिन भर वहां पढ़ता रहूंगा और जब तक मेरा मन आएगा मैं पढ़ूंगा। दिल्ली में एक एरिया है गोविंदपुरी। गोविंदपुरी के गली नंबर 7 में मैं रहता था। एक छोटा सा रूम 500 रुपीज में मैंने रेंट पे लिया था और उस रूम में किसी तरह से मैंने सभी चीजों को मैनेज कर लिया। नौकरी मैंने छोड़ दी, पढ़ाई पे फोकस करने लगा और उसके बाद दिसंबर 2004 में उन अंकल से उस शॉप में मैं मिला। गाइस, उन अंकल ने मुझे सबसे पहले ये पूछा कि बेटा मुझे आप ये बताइए कि आप इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल, मैं सबसे पहले तो मैंने ग्रामर की बुक ले रखी है। उस ग्रामर की बुक से मैं चैप्टर वाइज ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहा हूं, जैसे टेंसेस को, मोडल्स को, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और साथ ही साथ डेली यूज के सेंटेंसेस को भी मैं रट रहा हूं। और वोकैबुलरी के लिए मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से 3 या 4 वर्ड रोज के लेता हूं और इंग्लिश वोकैबुलरी को अपनी इंप्रूव कर रहा हूं। उसके नोट्स बनाता हूं, सेंटेंसेस बनाता हूं और उनको याद करता हूं। तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके अंदर जोश है, जुनून है, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने अपने रूम को बदला, आपने अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। तो आपके अंदर जोश है, जुनून है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो गलत है। डायरेक्शन गलत क्यों है?
उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझकर, डेली यूज सेंटेंसेस को रटकर या वोकैबुलरी को इंप्रूव करके अगर कोई इंग्लिश बोल पाता तो एक 3 साल का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है, उसको डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में कुछ पता नहीं है, न ही उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है। तो ये तो क्लियर है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ और चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो यहां पर 2 पॉइंट हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरी है प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन की जब आप बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर ऑब्जर्व करता है, उनके एक्शन को, उनके रिएक्शन को, वर्ड्स और सेंटेंसेस को नोट करता है, कॉपी करता है और बोलने की कोशिश करता है और एक दिन बोलने लगता है। ऑब्जर्वेशन आप कैसे करें? आपके पास कोई माहौल नहीं है, आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो इंग्लिश में बात करते हो ताकि आप उन्हें देखें, उनको कॉपी करें और सीखें। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपके पास टीवी है, टेलीविजन है? मैंने कहा मेरे पास टेलीविजन नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आप फोकस करिए, एक टीवी खरीदना होगा आपको। टीवी खरीदिए, केबल कनेक्शन लीजिए, इंग्लिश मूवीज देखनी है, इंग्लिश न्यूज देखने हैं, इंग्लिश के सॉन्ग्स को सुनना है और अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करना है। जब आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे, उनके एक्शन रिएक्शन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वर्ड्स और सेंटेंसेस को सोचेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं किस पर्टिकुलर ओकेजन पे, तो धीरे धीरे वो वर्ड्स और सेंटेंसेस आपकी जुबान पर फिट होने लगेंगे। अब आता है प्रैक्टिस। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में 2 चीजें हैं, एक है रिटन और एक है स्पोकन। देखिए रिटन का क्या मतलब है? उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, एक हॉस्पिटल के बारे में, अपने घर के बगल के पार्क के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, आप अपनी कंपनी के बारे में, आप अपने दोस्तों के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ ना कुछ रोज लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और उस पे एक पेज आपको रोज लिखना है। हाफ एन आवर या 1 आवर, जितना भी टाइम आप स्पेयर कर सकते हैं। रिटन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, जो मन में आए उसको लिखिए। अब दूसरी प्रैक्टिस है स्पोकन की। स्पोकन प्रैक्टिस में उन्होंने 2-3 चीजें मुझे सजेस्ट की। पहला उन्होंने मुझसे कहा कि कस्टमर केयर पे फोन करिए। कस्टमर केयर पे फोन करिए अपने मोबाइल से, उनसे प्लान्स के बारे में डिस्कस करिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जो आप उनसे पूछेंगे और इतनी देर तक, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उनसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो वो आपको आंसर देते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से सेट करिए कि उनको यह भी ना लगे कि आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं। आप उनसे इस तरह से पूछिए कि उनको कॉल पे रहना पड़े और आपको इंग्लिश में उनसे बात करनी पड़े। इससे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। तो पहला पॉइंट है कि कस्टमर केयर में। गाइस उस टाइम पे तो मेरे पास फोन नहीं था, मैं अपने फ्रेंड्स के फोन से कस्टमर केयर पे कॉल करता था, बात करता था। आज आप जानते हैं कि हर किसी के पास 2 या 3 सिम होते हैं। आपके पास अगर एयरटेल का नंबर है, रिलायंस का नंबर है, तो 2 कस्टमर केयर पे आप बात कर सकते हैं। आप रोज का नियम बनाइए, रोज हाफ एन आवर आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेट करिए, रोज चाहे सेम टाइप के क्वेश्चंस को लेकर चलिए। जितनी बार आप सेम सेंटेंसेस को बोलते जाएंगे, सेंटेंसेस आपकी जुबान पर फिट होने लगेंगे। तो पहला केस है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से फोन पर बात करना। स्पोकन की प्रैक्टिस के लिए जो दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि रीडिंग आप जरूर करिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए और रोज हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए रीडिंग करिए। जितना भी टाइम आप मैनेज कर सकते हैं रीडिंग करिए। कई बार सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर हमारे गांव में नहीं आता। कई बार सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि सर रोज न्यूज़पेपर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो कौन कहता है आपसे कि रोज न्यूज़पेपर लीजिए? आप एक न्यूज़पेपर पकड़िए, उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पूरे महीने भर पढ़ते जाइए। अगर पूरे महीने आप एक आर्टिकल रोज हाफ एन आवर पढ़ेंगे तो भी न्यूज़पेपर के सारे पेज फिनिश नहीं होने वाले हैं। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को आप तेज प्रोनाउंस करिए। जितना तेज आप उसे प्रोनाउंस करके पढ़ते जाएंगे, तेज तेज आप जब पढ़ेंगे तो वर्ड्स और सेंटेंसेस जुबान पर फिट होने लगते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे केवल 2 या 3 वर्ड्स आप रोज के नोट करिए, उनको डिक्शनरी में चेक करिए या गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं, और वहां से उनके मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में नोट करिए। और पूरे दिन भर में जो भी काम आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उन वर्ड्स के बारे में सोचिए कि आज आपने किन वर्ड्स को याद करने के लिए लिखा था।
तीसरा पॉइंट जो उन्होंने मुझे बताया वो है मिरर टेक्निक, यानी शीशे के आगे अपने आप से बात करने की टेक्निक। उसमें आप करते क्या है कि शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं और जो आपके मन में आए वो बोलते हैं। कई बार सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हम क्या बोलें, तो यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि जो रिटर्न में मैंने आपको बताया कि नोटबुक में आप रोज एक पेज लिखेंगे, कभी अपनी मम्मी के बारे में, कभी अपने पापा के बारे में, कभी पार्क के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, सिटी के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, जो भी कुछ आप लिखेंगे उसी की प्रैक्टिस करिए, उसको नोट कर लीजिए, उसको रटिए, थोड़ा रटना भी पड़ता है, उसे रटिए और उसकी प्रैक्टिस करिए शीशे के आगे। ये टेक्निक उन्होंने मुझे बताई थी, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। शुरुआत में आपको थोड़ा बोरियत लगती है, आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। चौथा पॉइंट जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप रूम पे पहुंचोगे तो कैलेंडर पे आज की डेट को नोट करना, या फिर अपनी नोटबुक पे आज की डेट को नोट करना, और ठीक 1 महीने बाद की आज ही की डेट को नोट करना, और ये अपने आप से वादा करना, प्रॉमिस करना कि आज से लेकर अगले 1 महीने तक आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हो कुछ परचेज करने के लिए, वहां पर भी, या किसी वेजिटेबल सेलर से आपको वेजिटेबल परचेज करना है, वहां पर भी आप हिंदी का एक वर्ड भी नहीं बोलोगे जानबूझकर। गलती से आपके मुंह से निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको करेक्ट करोगे और इंग्लिश में ही अगली बार उसे बोलोगे। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि बेलन को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट टू से टू, क्या कहूं व्हाट टू से टू किसे, बेलन को, तो आप कहते हैं व्हाट टू से टू बेलन। या फिर मान लीजिए आपको नहीं पता कि रोटी को क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं व्हाट टू से टू रोटी, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कैसे, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, आप यहां पर बैठो, तो आप कह सकते हैं आई गो मार्केट। टू आपने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आपने करेक्ट ग्रामर यूज नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आपको हर वर्ड इंग्लिश का निकालना है। आई गो मार्केट, यू सिट हियर, यू बेक रोटी, चपाती आपको नहीं पता है, यू बेक रोटी, आई विल कुक फूड टुमारो, यू कुक टुडे। अगर ऐसे भी बोलना पड़े तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, आप कहते हैं कि और कैसा है, तो कैसा है की जगह हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू इस तरह से कहिए। कोई आपसे पूछे तो कहिए आई एम फाइन। और जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आप पे हंसते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको चुप होना है, अब आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि जब भी कोई आप पे हंसे तो ऐसा सोचिए जैसे कि वो आप पर पत्थर फेंक रहा है, और वो पत्थर आपको उससे अपने बेस को स्ट्रांग करना है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इंग्लिश एक बिल्डिंग की तरह है, आपको उस बिल्डिंग के बेस को तैयार करना है, उसके लिए आपको पत्थरों की जरूरत है। तो जितना लोग आप पर हंसेंगे, समझिए उतने ज्यादा पत्थर आपको मिलेंगे। गाइस सारा खेल सोच का है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव सोचेंगे तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आपको मजा आएगा करने में। आपका एक फ्रेंड आप पे हंसता है तो आप सोचिए कि देखो कितनी अच्छी बात है कि वो आप पे हंस रहा है, क्योंकि हंसने से किसी का नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो हंस रहा है तो उसको हंस के टालो। जब आप धैर्य से काम करेंगे, दूसरों की बात का बुरा नहीं मानेंगे, बस अपने मुकाम का ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपको किसे पाना है, जो आपको पाना है आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और कल जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही फ्रेंड्स आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे और हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, सबको बताएंगे कि आप उसके दोस्त हो और आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। गाइस जाते हुए उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि इंग्लिश एक मैराथन रेस की तरह है, यहां पर जीतता वो नहीं है जो तेज दौड़ता है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि आपको फटाफट इसको फिनिश करना है, बल्कि जीतता वो है जो कंसिस्टेंट है, जो लगातार दौड़ता है, गिरता है लेकिन फिर उठता है, फिर दौड़ता है, और तब तक दौड़ता है जब तक कि अपनी मंजिल को पा न ले। आज 14 साल के बाद वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं उस दिन उनको कह पाता कि थैंक यू सो मच अंकल फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, लेकिन शायद इतना बोलना मुझे नहीं आता था और मैं ये नहीं जानता था कि फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट मुझ पर पड़ेगा। गाइज मैं उन्हें कोई गुरु दक्षिणा तो नहीं दे सकता, लेकिन उनके शब्दों को, उनकी उन बातों को, उनकी उन टिप्स को अगर मैं उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकूं जो उस दौर में है जिस दौर में कभी मैं था, तो मुझे यकीन है अगर वो यहां होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video guys, see you in the next video lecture, take care and goodbye.